गुड मॉर्निंग। हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी। भाषा का अर्थ होता है वाणी। इसी प्रकार से वाणी के द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियां ही भाषा का आधार होती हैं। वाणी के द्वारा जो भी ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं, यानी कि हमारे मुंह से उच्चारित होने वाली जो सार्थक का अर्थ होता है जिनका कोई अर्थ निकले, ऐसी सार्थक ध्वनियां ही भाषा का आधार होती हैं। यानी कि एक तो हम कोई ऐसा शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे होता है पानी, वाणी। तो पानी शब्द हमारे लिए एक सार्थक शब्द है, वाणी निरर्थक शब्द है। इसीलिए भाषा का आधार क्या होना चाहिए? सार्थक। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं, अपितु दूसरों के विचार भी जान सकते हैं। भाषा के द्वारा हम अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, इसी प्रकार से भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरे व्यक्ति जो अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करता है, उसी के द्वारा हम जान सकते हैं। इस प्रकार से नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का विकास होता है। धीरे धीरे भाषा का विकास इसी तरह होता चला जाता है। अब आता है परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है? मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को, मनुष्य के द्वारा अपने विचारों के परस्पर आपस में आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के आपसे पूछा जाए कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या कहलाती है? हम अपने विचारों को मुख से बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, जैसे वाद विवाद, वार्तालाप, कविता पाठ करना, भाषण देना, नाटक, फिल्म, संगीत आदि से हम भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। आदि से हम कौन सा रूप प्रयोग करते हैं? मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। ये सभी कैसे रूप प्रयोग करने वाले हैं? वाद विवाद करना, बातें करना, कविता पढ़ना, भाषण देना, नाटक, ये सभी की सभी मौखिक रूप है। अब आता है लिखित रूप। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा होता है। तो उसी प्रकार से लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में, सूचना पट पर आदि में किया जाता है। अब इसमें देखो, लिखित भाषा के अंतर्गत जैसे बोलना, पढ़ना, सुनना जहाँ मौखिक भाषा में महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से लिखित भाषा में भी बहुत अधिक रूप से लिखना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। पूरा संसार है, इस संसार में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, और उन सभी भाषाओं में कोई मौखिक रूप से प्रकट की जाती है, कोई लिखित रूप से प्रकट की जाती है। लेकिन भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि जो भाषाएं होती हैं, ये सभी भाषाएं हमारे पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार की ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं बोली की। ये बोली क्या होती है? किसे कहते हैं बोली? भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। स्थानीय या क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? कि हम जिस भी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, वहाँ तक जो बोली जाती है, उस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे बोली में लोकगीत आते हैं, कहावतें हैं, लोक कथाएं हैं, ये सभी बोली के अंतर्गत ही कही जाती है।
बोली के अंतर्गत कही जाने वाली भाषाएं ही बोली कहलाती है। जैसे कहावतें होती हैं, थोथा चना बाजे घना, लोक कथाएं होती हैं, है ना, जैसे कि प्रेमचंद की कहानियां हैं, ये सभी हैं। तो ये सब क्या है, ये सभी बोली के अंतर्गत होती हैं। तो इसी प्रकार से बोली का क्या कोई अपना रूप होता है क्या? बोली का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। कोई भी ग्रामीण एरिया है तो उस ग्रामीण परिवेश में बोली जाने वाली ही जो बोली होती है वो ही उसी विशेष में ही बोली कहलाती है। जैसे कि अब आपको बताया जाए उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है, किसी भी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा कहलाती है। उपभाषा क्या होती है कि कोई भी बोली होती है और उस बोली में ही हम साहित्य की रचना करते हैं, तो वो बोली उपभाषा का रूप धारण कर लेती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास ने व्रज भाषा में सूरसागर तथा महाकवि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं और सूरदास जी ने व्रज भाषा में ही, कौन सी भाषा में की थी? व्रज भाषा में सूरसागर की रचना की थी। और महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में कौन से ग्रंथ की रचना की गई? रामचरितमानस की रचना की गई थी। अब कुछ हमारे पास हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की बोलियां जैसे अवधी है, किस क्षेत्र में बोली जाती है अवधी भाषा? अवधी उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाता है कि अवधी भाषा बोलने वाला क्षेत्र यानी कि किस किस राज्य में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। हरियाणा में बोली जाती है। कुमाऊनी, गढ़वाली ये सब उत्तरांचल की ओर बोली जाती है। कुमाऊनी, गढ़वाली उत्तरांचल की ओर बोली जाती है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा राजस्थान में बोली जाती है। बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसी तरह से हमारा जो ये टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे की व्याकरण है, साहित्य है, इन सभी की परिभाषाएं और सब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।